एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। वैसे बहन का हस्बैंड तो कहा जाता है बड़े भाई समान होते हैं, लेकिन कभी कभी समाज में कुछ ऐसे देखने को मिलता है जो कभी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे मुस्लिम समाज में तो जीजा को लोग भाई ही बोलते हैं, लेकिन वहीं पर हिंदू समाज में लोग जीजा बोलते हैं और इस रिश्ते में मजाक भी खूब चलता है। कई जगह तो मैंने देखा है जीजा साली में खूब मजाक और हाथापाई भी होती है। इस रिश्ते के ऊपर कितने गंदे सॉन्ग बनाए गए हैं भोजपुरी में, हरियाणवी में। ऐसे गंदे सॉन्ग से समाज को क्या मिल रहा है? एक गंदा सोच तो मिलता है। मुझे तो ऐसे रिश्तों पर जो गाने बनाए गए हैं बहुत ही गंदे लगते हैं। आज मैं इसी रिश्ते पर एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। मेरी शादी जहाँ पर हुई थी वहाँ मेरी 2 सालियाँ थी, जिसे मैंने आज पहली बार देखा था क्योंकि रिश्ता बहुत जल्दीबाजी में हुआ था। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। मेरी पत्नी तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। विदाई से पहले जूता चुराई की रस्म पर दोनों ही मुझे घेरे बैठी हुई थी। खूबसूरती में एक से बढ़कर एक थी। मैं कुछ देर तो उन लोगों को देखता ही रह गया था। उन दोनों के सामने मुझे अपनी पत्नी कम खूबसूरत लगने लगी थी क्योंकि उसका रंग रूप उसकी दोनों बहनों से कम थी। अपनी दोनों सालियों के हाथों के बीच में अपना हाथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरा हाथ पकड़े अपने जूते की रकम मांग रही थी, जो मेरे शर्त के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मांग रही थी। मैंने कहा मैं ऐसे रस्म को मानता ही नहीं हूँ। 5,000 रुपये लेने हैं तो ले लो, वरना वह भी मैं अपने जेब में रख लूँगा। हंसी मजाक का बहुत अच्छा पल चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर बीच में आकर मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरी सालियों को पूरे 5,000 रुपये दिलवा दिए थे। फिलहाल विदाई हो चुकी थी। मैं कुछ दिल फेंक इंसान था। पत्नी के साथ साथ मेरा दिल अपने दोनों सालियों पर भी आ चुका था, जो कम उम्र होने के साथ साथ वह बहुत खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप बड़े भाई के साथ दुबई में रहते थे। मेरी शादी के थोड़े दिन के बाद ही सब लोग वापस जा चुके थे और मैं और मेरी पत्नी अकेले ही इस घर के काम भी अपनी जिम्मेदारी पर ले ली थी। जबकि शुरू के दिनों में इंसान को पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही था। मुझे औरतों में जब तक ही प्यार महसूस होता था जब तक वो मुझसे दूर होती थी। जब वो मेरे पास में आ जाती तो मेरे लिए वो बिना मतलब की हो जाती थी। वो मुझे शादी के दिन ही अच्छी लगी थी, उसके बाद मेरे लिए उसका प्यार बिना मतलब का हो जाता था। संगीता मेरी पत्नी बस शादी के कुछ ही दिनों तक मुझे अच्छी लगी थी, उसके बाद मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं एक दिल फेंक इंसान था। पल में भी मेरा दिल किसी पर भी आ जाता था और ऐसी आदत मुझे घर में चैन से रहने नहीं देती थी। जहाँ मुझे खूबसूरत लड़की नज़र आती मेरी राल टपकने लग जाती थी। मेरी आंखों में मेरी हसीन सालियाँ खटकने लगी थी। मेरी शादी को बस 1 महीना हुआ था। मैंने संगीता से कहा कि चलो आओ, तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं। तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप और बहनों की याद आ रही होगी। मेरे ससुर बहुत ही शरीफ इंसान थे। उनके 3 ही बेटियाँ थीं, उनका कोई भी बेटा नहीं था। मेरी ये बात सुनकर संगीता खुश हो गई। अच्छे से तैयार हुई थी और मैं उसे अपने साथ ससुराल ले गया था। यूँ अचानक हमें देखकर मेरी सास किलस गई थी। कहने लगी, बेटा बताकर आना चाहिए था, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम भी कर लेती। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई अनजान थोड़ी हूँ, मैं तो आपका बेटा समान दामाद हूँ। सास तो मेरी इतनी सी बात पर ही मुझ पर निहाल होने लगी थी। कहने लगी, मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे बेटों जैसा दामाद मिला है। मैंने कहा, अगर आप मुझे बेटा समझती हैं तो घर में जो पका है बस वही सामने रख दीजिए, मैं चुपचाप खा लूँगा। लेकिन भगवान के लिए बाजार से मेरे लिए कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे ससुर बाजार से मेरे लिए कई पकवान घर लेकर आ गए थे। मेरी सास ने दाल बनाई हुई थी, वह भी गर्म करके रख दी थी। मैंने खाना बड़े प्यार से खाया था। मेरी दोनों सालियाँ मेरे सामने बैठी हुई थी। कह रही थी कि अमित जीजू, आपने हमारे यहाँ की कढ़ाई पनीर क्यों नहीं खाई? हमारे घर के पास तो बहुत मज़े की कढ़ाई पनीर मिलती है, आप खाइए ना। मैं उनके मीठे शब्दों में ही खाना खाने लगा था। फिलहाल सबने खाना बड़े मज़े से खाया था। फिर मैंने बड़ी तसल्ली से ड्राइंग रूम में सोफे पर जाकर विराजमान हो गया था। मेरा वापस आने का कोई मूड नहीं था, इसलिए अपनी सालियों से कहने लगा, जाओ कैरम बोर्ड लेकर आओ, खेलते हैं। मेरे सास ससुर भी हमारे साथ ही बैठे हुए थे। कुछ ही देर बाद हमारे पास से उठकर अपने कमरे में चले गए। हम चारों ने कैरम बोर्ड की गेम खूब जमाई हुई थी। रात के 2 बज गए थे। कैरम बोर्ड की गेम चलती रही।
बहाने बहाने से मैं अपने पास बैठी छोटी सालियों की कभी कमर से हाथ लगाता तो कभी हंसते हुए उनके हसीन चेहरे को चुटकी काट लेता। सोनिया तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वह मुझे बड़े सम्मान से जीजा कहा करती थी, इसलिए मेरी वह ऐसी हरकतों को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। उस बीच संगीता ने मुझे कई बार कह चुकी थी कि अमित घर वापस नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। लेकिन मैं उसकी बात को टाल जाता कि बस एक बार सोनिया को हरा दो फिर चलते हैं। उसी चक्कर में रात के 2 बज गए तो मैंने उससे कहा कि अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं। समस्या ये थी कि मेरी सास का घर बहुत छोटा था, 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में सास ससुर थे, दूसरे कमरे में मेरी दोनों सालियां। मजबूरन दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया। सुबह नाश्ता करके ही मैं अपने घर वापस लौटा था, लेकिन सालियों के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए मैंने एक बार संगीता से कहा कि देखो, यहाँ मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम घर में अकेली बोर होती रहती हो, ऐसा किया करो, अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरी सालियाँ यहाँ रहने के लिए आ जाएं। मुझे तो लगता था कि संगीता मेरी बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन वह कहने लगी, नहीं, मेरी बहन अपने घर में ही ठीक है और मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं बिल्कुल बोर नहीं होती और अगर बोर हो भी जाऊँ तो मैं टीवी देख लेती हूँ। मैं चाहता था कि किसी बहाने मेरी कोई साली यहाँ रहने के लिए आ जाए ताकि उसके हुस्न से मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। लेकिन जब मेरी पत्नी सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर मैंने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी पत्नी ने कपड़े धोए हुए और फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैंने सीढ़ियों में सर्फ वाला पानी फेंक दिया। जैसे ही संगीता खाली बाल्टी लेकर तेज सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई, उसका पाँव बुरी तरह से फिसल गया और वह गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक पहुंची थी। मैं अपनी ये कारिस्तानी करके जल्दी से कमरे में चला गया ताकि मुझ पर शक न हो जाए। संगीता को यही लगा शायद कपड़े धोने के बीच में पानी उसी से गिर गया होगा। वह फिलहाल गिर गई थी। फिलहाल संगीता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर मैं दौड़ा हुआ बाहर निकला था। देखा तो अपना पाँव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठी रोई जा रही थी। मैंने जल्दी से उसके पास आया, उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। उसका पूरा पैर नीला पड़ चुका था, हिलाने से भी उसको बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश हो गया था। फिलहाल मैं उसे अस्पताल ले गया। मेरी इच्छा के हिसाब से उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। संगीता रोए जा रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से ये खबर अपने ससुराल में भी बता दिया। मेरे सास ससुर के साथ मेरी दोनों सालियाँ घर पहुँच गई थी। संगीता तो अपनी माँ के साथ गले लगकर रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं सोनिया को अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ ताकि हम लोग उसकी देखभाल कर लें। मैंने कहा, देखिए ये तो मुमकिन नहीं है, मैं अकेला घर में संगीता के बगैर बोर हो जाता हूँ और रह भी नहीं सकता। आप अगर अच्छा समझे तो सोनिया को यहीं छोड़ दीजिए। चलिए, वे अपनी बहन को संभाल लेगी। सोनिया मेरी पत्नी की छोटी बहन थी, संगीता से बस 2 ही साल छोटी थी, लेकिन देखने में संगीता से ज़्यादा खूबसूरत थी। सोनिया भी रहने पर राजी हो गई थी क्योंकि वह अपनी बहन की हालत देखकर परेशान हुई थी। यूँ मुझे भी मौका मिल रहा था। संगीता तो बिस्तर की होकर रह गई थी। सोनिया तो उसे खाना तक बेड पर लाकर देती थी। पहले तो मैंने सोनिया से फ्रैंक होने की बहुत कोशिश की। उसे कभी कभी मजाक भी कर लेता था ताकि वो मुझसे अच्छी तरह से घुल मिल जाए, लेकिन वह मेरे मजाक पर भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, कोई जवाब ही नहीं देती थी। मैं अगर उसके करीब आने लगता तो वो मुझसे दूर हो जाती, साफ कहती, आप ज़रा दूर से मुझसे बात किया करो। और वह अब मुझसे चौकन्नी रहा करती थी। वो मेरी हरकतों को अब समझने लगी थी। अब सोनिया के शब्दों से मुझे पता चल गया था कि वो मुझे घास भी डालने को तैयार नहीं थी। मैं तो चाहता था कि वो मुझसे एकदम फ्रैंक हो जाए और हंसी मजाक करे। मैं ही उसके साथ कितनी छेड़खानियाँ कर देता था ताकि सोनिया से मेरा दिल बहल जाए, लेकिन सोनिया तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं तो चाहता था कि उससे रात देर तक बातें करूं और अपना मकसद भी पूरा कर लूं। उससे रात देर तक बातें करूं और बड़े प्यार से उसको देखा करूं और उसको छुआ करूं, लेकिन अब तक सोनिया ने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल किस्मत ने मुझे दे दिया था। एक बार अपने घर पर आया तो सोनिया किचन में काम कर रही थी। मुझे तो अपने कमरे में जाना ही नहीं था, लेकिन मैं किचन में दाखिल हो गया। वह बिना दुपट्टे का खाना बना रही थी। वह अपने काम में इतनी बिजी थी, शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतार रखा था और किचन के दरवाजे पर लटका दिया था। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज उसे देखकर मेरी नज़रें बेईमान हो गई थी। शायद मेरी नज़रों के गंदे असर थे।
एकदम सोनिया ने मुझे पलट कर देखा तो घबरा सी गई थी। मैं भी संभल गया। मैंने कहा, मैं गिलास लेने आया था। सोनिया, मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के सोनिया मेरे सामने में शर्म सी महसूस कर रही थी, लेकिन मैं उसकी उस परेशानी से आनंद उठा रहा था। उसने शीशे का गिलास लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया और दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ने लगी। मैंने उसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए उसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरे इस हरकत पर वो मुझे हैरानी से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखा दिखा कर तंग आ चुका था। अब मैं अपनी पत्नी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आदि घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वो मुझसे बड़ी तीखे शब्दों में बोली, कहने लगी, अमित जीजू, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैंने कहा, सोनिया, तुम्हारे हाथ तो संगीता से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये कहते हुए उसके करीब आ गया। मैं जानता था कि औरत अपने तारीफ के लिए पागल हो जाती है, इसलिए मैंने ये आइडिया लगाया था। लेकिन सोनिया मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ ऐसे व्यवहार भी करेगी। उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा था। जल्दी से किचन से बाहर निकल गई। उसका यूं धक्का देना मुझे बहुत बुरा लगा था। भला वह कौन होती थी मुझे धक्का देने वाली? मैं सोच चुका था कि अब मैं सोनिया को नहीं छोड़ूंगा। उसके कमरे में जब गया तो सोनिया संगीता के पास बैठी रो रही थी। जब मैं उस कमरे में गया तो मुझे नफरत से देखते हुए जल्दी से चुप हो गई। संगीता ने उससे रोने की वजह पूछी थी। मैंने कहा, होना क्या था? खाना बनाते हुए हाथ जल गया बेचारी का। मैंने बहाना बना दिया था। ये सुनकर वो मुझे गुस्से से देखने लगी थी। मैंने कहा, मैंने तो उसका हाथ पकड़ा था कि देखो तो सही, ज्यादा जल तो नहीं गई है। लेकिन तुम्हारी बहन ने तो शायद मुझे जीजा समझती ही नहीं है। यूं मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास आ गई है जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। मेरी बात सुनकर सोनिया मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। संगीता सोनिया से कहने लगी, अमित तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। अगर तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख ही रहा था कितना जला है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी। लाओ दिखाओ। लेकिन सोनिया ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। वह कल वापस अपने घर चली जाएगी। मैं संगीता के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन तुम्हारा ख्याल रखना ही नहीं चाहती, वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपना बड़ा भाई समझती ही नहीं है। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी तुम्हारी बहन को इस तरह के व्यवहार पर उसे अपने घर रोकता ही नहीं। मेरी मजबूरी है। वैसे मैं कोई नौकरानी भी रख सकता था। तुम्हारे पाँव का तो ये हाल है कि तुम बगैर सहारे के चल भी नहीं सकती, इसलिए समझाओ अपनी बहन को। वह कहने लगी, आप फिक्र मत करो, मैं सोनिया से बात करूंगी। मैंने कहा, देखो संगीता, मैं तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को अपनी ही बहन समझता हूँ, लेकिन सोनिया की आज की हरकत ने मुझे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा करके रख दिया है। वह तो मुझसे यूं हाथ छुड़ाकर भागी थी जैसे कि मैं कोई बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं संगीता के सामने अपना किरदार बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वह मुझसे उल्टा माफ़ी मांगने लगी। बच्ची है, उसे समझ नहीं आती। चलिए छोड़िए अमित। इस बात से संगीता को मैंने अच्छी तरह से तसल्ली दिलवा दिया था और फिर कमरे के बाहर आ गया था। किचन में सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा था, क्योंकि सोनिया शायद वह दूसरे कमरे में चली गई थी। मैंने किचन से खाना लिया और संगीता के साथ उसके कमरे में बैठकर खाने लगा। मैंने कहा, अब देखो, मुँह सुजाए तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। संगीता तो मुझसे शर्मिंदा हुए जा रही थी। खाना खाने के बाद मैंने संगीता को दवाई खिलाई और उसमें एक नींद की गोली भी मिलाकर खिला दी, जिसे खाते ही संगीता गहरी नींद में सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब वह उठने वाली नहीं है तो मैंने कमरे से बाहर निकल आया। सामने कमरे का दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। सोनिया, संगीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वह तुम्हें बुला रही है। मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं जानता था अगर मैं वैसे दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वह कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मेरा यह कहना था कि उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। जैसे ही सोनिया कमरे से बाहर निकली, मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया और खुद भी दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर तो सोनिया का रंग उड़ने लगा। कहने लगी, अमित, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि कौन सा भाई, कैसा भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ। तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे वैसे ही पागल कर रखा है। बड़े बहाने से तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। ये सुनकर तो सोनिया का रंग बिल्कुल पीला पड़ने लगा। वह बार बार मुझसे कह रही थी, अमित जीजू प्लीज, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन मेरा कहाँ ऐसा कोई इरादा था। मैं अपने गंदे इरादे को लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था। उसे पूरा करने में मैं कामयाब भी हो चुका था। मेरे सामने वह हाथ जोड़े रो रही थी, बिलबिला रही थी, मेरी विनती कर रही थी।
मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसे बर्बाद करके रख दिया था। अब वह चीखों से रो रही थी, कहने लगी वह सब कुछ संगीता को बता देगी। मैंने उसे धमकाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि देखो, अगर तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को डिवोर्स दे दूंगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम अगर ये बात सबको बताओगी, मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में एक दाग भी लग जाएगी। अभी तो ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में है, अच्छा होगा कि तुम अपना जुबान बंद रखना। बस वह रोए जा रही थी। मैं उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर सो गया था। अगली सुबह ही सोनिया को बहुत तेज बुखार हो चुका था। संगीता ये देखकर परेशान हो गई थी, कहने लगी ये तो खुद बीमार पड़ गई है, मुझे क्या संभालेगी। अब ये था कि संगीता सहारे से हल्का फुल्का चलने लगी थी। मैंने कहा कि ऐसा करो, उसे घर भिजवा दो, अपनी छोटी बहन को बुला लो, वह तुम्हारी देखभाल कर लेगी। मेरी दिलचस्पी अब सोनिया से खत्म हो गई थी। अब उसकी छोटी बहन कोमल में होने लगी थी, जो बिल्कुल अभी 15 साल की थी। मेरी बेवकूफ़ पत्नी मेरी ये बात भी मान गई थी। मैंने फ़ोन मिलाकर संगीता को पकड़ा दिया, अपने ससुर को बुलाया और कहा कि सोनिया को बुखार हो रहा है, उसे आप ले जाइए। ऐसा करिए, कोमल को भेज दीजिए, क्योंकि मेरा पैर तो अभी भी इस काबिल नहीं हुआ है कि मैं घर को संभाल सकूं। लेकिन ये बात जब सोनिया को मालूम हुई थी तो वह कहने लगी नहीं, कोमल यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खिलाऊंगी संगीता को, वह ठीक हो जाएगी। उसके बाद पर मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ, तुम्हारी छोटी बहन कोमल संभाल लेगी अपनी बहन को। सोनिया ने मेरे इरादों को जान चुकी थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी। बुखार में ही उठकर काम करने लगी, कहने लगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे 1000 कोशिश के बावजूद भी सोनिया ने कोमल को यहाँ नहीं आने दिया था। थोड़े दिन के बाद ही मेरे सर पर फिर से एक गंदा राक्षस सवार होने लगा था। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। सोनिया खाना बना रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मेरी इस हरकत पर सोनिया ने न जाने कब शेल्फ से छुरी उठाई और मेरे हाथ पर वार कर दिया। मेरे हाथ पर कट लग गया था। मैं जल्दी से उससे पीछे हट गया था, यहाँ तक कि मेरा जख्म बहुत गहरा था, खून बहने लगा। मैंने उसे गुस्से से चिल्लाकर कहा कि जालिम औरत, ये क्या किया तूने? तो वह कहने लगी दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी तुम्हें। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, मगर उस वक्त मैं लहूलुहान हो गया था। पहली बार मुझे सोनिया का जुनून देखकर बहुत डर हुआ था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा जख्मी हाथ देखकर संगीता मुझसे वजह पूछने लगी थी। वह कहने लगी आपके हाथ में क्या हुआ है? उससे पहले कि मैं कोई और कहानी सुनाता, जल्दी से सोनिया कमरे में आ गई, कहने लगी दीदी, मैंने तो जीजू से कहा था कि मैं खुद काम कर लूंगी, लेकिन कहने लगे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ मदद करवा देता हूँ। इसलिए सलाद काटने लगे। अब उन्हें कहाँ इस कामों की आदत है। देखना संगीता दीदी, जीजू ने अपना हाथ काट कर बैठ गए। उससे पहले कि मैं कुछ और कहता, सोनिया ने मुझे हैरान कर दिया था। उसने मेरी चाल मुझ पर चलाई थी। मैंने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वह बिल्कुल निडर हो गई थी। संगीता मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी आपको क्या ज़रूरत थी, देखो कितना गहरा जख्म कर लिया है आपने। फिर संगीता कहने लगी कि जरा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ा दो, मैं तुम्हारे जीजू के हाथ पर पट्टी कर देती हूँ। सोनिया ने दराज में से वह बैंडेज निकालकर संगीता को पकड़ा दिया। संगीता को पकड़ा दिया। मैंने औरत का बस यही रूप देखा था, और वह ये था, कमज़ोर। बस औरत को बेबस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत को बेबस मजबूर देखकर उससे फ़ायदा उठाता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता था। फिलहाल 4-5 दिन मैंने सोनिया से कुछ नहीं कहा, अपना जख्म भी ठीक होने का इंतज़ार करता रहा। लेकिन मैं जानता था कि ये कमज़ोर लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म कुछ अच्छा हुआ, मैंने रात का वक्त सोनिया के कमरे के दरवाजे पर फिर से चला गया। उसे कहा कि दरवाज़ा खोलो, वरना मैं तुम्हारी बहन को डिवोर्स दे दूंगा। मैं समझता था कि मेरी ये धमकी हर बार मेरे काम आ जाएगी। मैं इस बात का फ़ायदा उठाता रहूँगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला था। मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा धीरे धीरे बजाता रहा, धीमी आवाज़ में धमकियाँ देता रहा था, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार मैं थक हार कर मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था, लेकिन मुझे सोनिया पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने संगीता से कहा देखो, काफ़ी दिन से सोनिया यहाँ है, वही संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी, उसको घर भेजकर कोमल को बुला लेंगे। लेकिन सोनिया कहने लगी कोमल की पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। न आप लोगों की सेवा करने की वजह से कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब भारीपन होने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सवार होने लगी थी।
मैं लेट तो गया था, लेकिन नींद आंखों में नहीं आती थी। अपनी इस हालत से तंग आकर मैं करीब के डॉक्टर के पास चला गया। उन्होंने जो दवाई दी थी वह खाते ही मैं गहरी नींद में सो जाता था। लेकिन उसके बाद मैंने ये बात महसूस की थी कि मेरी सेहत बराबर गिर रही थी। मुझे अपने अंदर कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जरा सा चल लेता तो मेरा सांस फूलने लगता था। मेरे हाथ पाँव में सूजन होने लगे थे। मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया तो मालूम हुआ कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है। ये जानकर मैं सोनिया पर भड़क उठा था, लेकिन वह हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही अच्छा है। मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ और जहर अब मेरे पूरे बदन में फैल चुका है। मैं अब रोज रोज रोता हूँ और अपने पापा की माफ़ी मांगता हूँ। सोनिया से भी माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन मैं दिन ब दिन अब मौत के करीब हो जा रहा हूँ। लेकिन मेरी परेशानी कम नहीं होती। आप लोग बताइए कि मेरे कर्मों की सज़ा ये थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।